अगर हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे मशीन बड़ी आसानी से उस दरार को दिखा देती है। मतलब डॉक्टर सीधा उंगली रखकर कह देता है कि भाई समस्या यहाँ है। हाँ, वो बहुत ही स्पष्ट और ब्लैक एंड व्हाइट होता है। बिल्कुल। लेकिन जब बात एक बच्चे के दिमाग की हो या किसी नए विचार के जन्म लेने की हो तो कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। एक नवजात शिशु का दिमाग कैसे दुनिया को समझना शुरू करता है और कैसे वो अमूर्त विचारों तक पहुंचता है। सही कहा। ये विज्ञान के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। इसीलिए आज की इस गहन चर्चा में हम श्याम स्टडी द्वारा तैयार किए गए विस्तृत नोट्स और शोध के आधार पर बात करेंगे। हाँ, जो कि स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित हैं। एकदम सही। हम इस पूरी थ्योरी को डिकोड करने वाले हैं। हमारा मिशन बस ये समझना है कि इंसान का दिमाग आखिर विकसित कैसे होता है। पियाजे का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। उनका मानना था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं होते जिन्हें बस वयस्कों को ज्ञान से भरना है। हाँ, बल्कि वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक, बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो ये है कि पियाजे ने इस पुरानी धारणा को तोड़ दिया कि बच्चों का दिमाग वयस्कों का ही एक छोटा वर्जन होता है, मतलब कम क्षमता वाला वर्जन। तो वो अलग कैसे है? उन्होंने साबित किया कि बच्चों और वयस्कों के सोचने के तरीके में मात्रा का नहीं बल्कि प्रकार का अंतर होता है, क्वालिटी का अंतर। अच्छा। ऐसा नहीं है कि एक 5 साल का बच्चा एक 30 साल के व्यक्ति से कम सोचता है। वो पूरी तरह से अलग तरीके से सोचता है। उसकी दुनिया को देखने की लेंस ही अलग होती है। मतलब उनका पूरा नजरिया ही डिफरेंट होता है। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जैविक परिपक्वता आती है, मतलब दिमाग का न्यूरोलॉजिकल विकास होता है, बच्चा इस दुनिया को समझने के लिए नए मानसिक उपकरण विकसित करता है। ये सच में नजरिए में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो पियाजे की उन मशहूर 4 अवस्थाओं पर जाने से पहले मुझे लगता है हमें उस बुनियादी सॉफ्टवेयर को समझना होगा जिस पर ये पूरा सिस्टम चलता है। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। श्याम स्टडी के स्रोतों में एक बहुत ही अहम शब्द है, स्कीमा। अगर हम पुरानी किताबों की माने तो स्कीमा को अक्सर दिमाग में मौजूद एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह समझाया जाता है, या अलग अलग फोल्डर्स की तरह। हाँ, जैसे परिवार का फोल्डर, जानवरों का फोल्डर, स्कूल का फोल्डर। जन्म से ही चीजों को व्यवस्थित करने की हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है ना? भाई, फाइलिंग कैबिनेट वाली ये एनोलॉजी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो स्कीमा किसी स्थिर फोल्डर से ज्यादा एक इंस्टाग्राम एल्गोरिदम की तरह काम करते हैं। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम? वो कैसे? मतलब ये सिर्फ जानकारी को स्टोर नहीं करता, बल्कि ये तय करता है कि आप आने वाली नई जानकारी को कैसे देखेंगे। आपका दिमाग लगातार पैटर्न खोज रहा है और दुनिया की भविष्यवाणी कर रहा है। समझ रही हूँ। तो जब भी हम अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं तो हमारा दिमाग अनुकूलन या अडेप्टेशन करता है। और पियाजे के अनुसार इस प्रक्रिया के 2 मुख्य हिस्से होते हैं। ओके। पहला है आत्मसात्करण या एसिमिलेशन। इसका मतलब है नई जानकारी को अपने मौजूदा एल्गोरिदम या पुराने स्कीमा के हिसाब से फिट कर लेना। तो अगर इसे किसी आम जिंदगी के उदाहरण से जोड़ें, मान लीजिए एक छोटे बच्चे ने पहली बार एक कुत्ता देखा। ठीक है। उसने नोटिस किया कि इसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है और ये भौंकता है। यस। उसके दिमाग ने कुत्ता नाम का एक मॉडल या स्कीमा बना लिया। बिल्कुल। अब कुछ दिन बाद वो बच्चा एक सफेद रंग का कुत्ता देखता है, तो यहाँ वो बच्चा उस सफेद कुत्ते को अपने पुराने कुत्ते वाले कंसेप्ट में शामिल कर लेगा कि अच्छा, कुत्ते सिर्फ काले नहीं सफेद भी हो सकते हैं। हाँ। क्या ये आत्मसात्करण है? 100%। वो नई जानकारी को बिना किसी तनाव के अपने मौजूदा मॉडल में खपा लेता है। लेकिन असली दिमागी कसरत तब शुरू होती है जब समायोजन की जरूरत पड़ती है। एकोमोडेशन। हाँ, ये तब होता है जब नई जानकारी आपके पुराने मॉडल को पूरी तरह गलत साबित कर दे। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। अगर बच्चा हर नई चीज को देखकर अपना ज्ञान बढ़ा ही रहा है, तो वो बस एक नया फोल्डर क्यों नहीं बना लेता? वो पुरानी जगह ही क्यों अपडेट कर रहा है? क्योंकि नया फोल्डर या नया स्कीमा बनाना दिमाग के लिए बहुत ज्यादा कॉग्निटिव लोड पैदा करता है, मानसिक ऊर्जा की मांग करता है। अच्छा, तो दिमाग आलसी होता है? दिमाग स्वभाव से ऊर्जा बचाना चाहता है। उसी बच्चे के उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कुछ दिन बाद वो बच्चा एक बिल्ली देखता है। ओके। बिल्ली के भी 4 पैर हैं, एक पूंछ है। बच्चा अपने पुराने स्कीमा के आधार पर अनुमान लगाता है और उसे कुत्ता कह देता है। क्योंकि वो शॉर्टकट ले रहा है? बिल्कुल, ये दिमाग का शॉर्टकट था।
लेकिन अचानक वो बिल्ली म्याऊं कर देती है और बच्चे का दिमाग चकरा जाता है। एकदम। कुत्ता तो भौंकता है, ये म्याऊं कैसे कर रहा है? यहाँ उसका पुराना एल्गोरिथम फेल हो गया। तो अब उसे क्या करना होगा? अब उसे अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च करके ये समझना पड़ता है कि हर 4 पैर और पूंछ वाला जानवर कुत्ता नहीं होता। उसे अपने पुराने ज्ञान को तोड़कर उसे संशोधित करके बिल्ली का एक नया कंसेप्ट बनाना पड़ता है। और इस पूरी जटिल प्रक्रिया को समायोजन या अकोमोडेशन कहते हैं। जी हाँ। ये तो सच में दिमाग के सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा अपडेट है। इसमें एक तरह का मानसिक संघर्ष दिखता है मुझे। और इसी संघर्ष को शांत करने की प्रक्रिया को पियाजे ने संतुलन या इक्विलिब्रेशन कहा है। संतुलन मतलब बैलेंस बनाना। हाँ, जब नई जानकारी पुराने स्कीमा से मेल नहीं खाती तो दिमाग में एक गहरी उलझन पैदा होती है। दिमाग इस बेचैनी को पसंद नहीं करता। कोई भी नहीं करता भाई। सही बात है। इसलिए वो अकोमोडेट करके नया नियम बनाकर वापस संतुलन हासिल करता है। हमारा पूरा संज्ञानात्मक विकास इसी संतुलन और असंतुलन के पेंडुलम पर झूलता रहता है। वाह! जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये बैकग्राउंड प्रोसेस कैसे चल रही है, तो पियाजे की पहली अवस्था बिल्कुल तार्किक लगने लगती है। बिल्कुल। श्याम स्टडी के नोट्स के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज है, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। हाँ, 0 से 2 साल। इस अवस्था में बच्चा सिर्फ अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ से सीखता है। हर चीज को मुंह में डालना, आवाजों की तरफ सिर घुमाना। इस अवस्था में कोई भाषा नहीं होती, कोई अमूर्त विचार नहीं होता। बच्चा बस एक इनपुट आउटपुट मशीन की तरह काम करता है, बस सेंसेस के थ्रू। लेकिन इस चरण का सबसे बड़ा माइलस्टोन जो इस अवस्था के अंत में आता है वो है वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये क्या होता है? शुरुआत में एक नवजात शिशु का दिमाग इतना विकसित नहीं होता कि वो आंखों से ओझल हो चुकी चीजों की मानसिक तस्वीर बना सके। जैसे अगर पापा ने चाबी छुपा दी तो बच्चे के लिए चाबी का अस्तित्व ही खत्म हो गया। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। अरे लेकिन लगभग 8 से 12 महीने की उम्र के बीच दिमाग के न्यूरॉन्स इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वो चीजों को याद रख सकें। तो अब बच्चे को समझ आ जाता है कि तकिए के नीचे छुपी चाबी अभी भी वहीं है। बिल्कुल, वो चीजों की एक मानसिक छाप बनाने लगता है। और मुझे लगता है यहीं से एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जब बच्चे को ये समझ आ गया कि छुपी हुई चीजें दुनिया से गायब नहीं होती, तो अब उसे उन चीजों के बारे में बात करने की जरूरत महसूस होती है। सही कहा आपने। उसे एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे वो बिना उस चीज को छुए उसके बारे में सोच सके। यहीं से भाषा और कल्पना का जन्म होता है, जो हमें सीधे दूसरी अवस्था में ले जाता है, जो कि है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हाँ, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। ये विकास का वो चरण है जहां प्रतीकात्मक विचार अपनी चरम सीमा पर होता है। दिमाग अब सिर्फ सामने मौजूद भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है। बच्चा एक चीज को दूसरी चीज का प्रतीक मानना सीख जाता है। बिल्कुल। इसके उदाहरण तो बहुत ही मजेदार होते हैं। मतलब एक बच्चा झाड़ू को पैरों के बीच फंसाकर उसे घोड़ा मान लेता है। हाँ, या किसी खाली डिब्बे को कार समझकर पूरे घर में दौड़ाता है। ये कल्पना का विस्तार है। लेकिन स्रोतों में ये भी बताया गया है कि इस उम्र में तर्क या लॉजिक की भारी कमी होती है। बहुत कमी होती है। जैसे जीववाद का कंसेप्ट, एनिमिज्म। जब कोई बच्चा दौड़ते हुए फर्श पर गिरता है तो माता पिता फर्श को मारते हुए कहते हैं कि लो मैंने फर्श को मार दिया, और बच्चा सच में चुप हो जाता है। सुनने में ये बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही ठोस न्यूरोलॉजिकल कारण है। वो क्या? इस उम्र में बच्चे के दिमाग में थ्योरी ऑफ माइंड विकसित नहीं हुई होती है। अच्छा। उसका दिमाग अभी तक ये भेद नहीं कर पाता कि चेतना सिर्फ सजीव चीजों में होती है। उसे लगता है कि अगर उसे चोट लगने पर दर्द होता है तो फर्श को भी दर्द होता होगा। वो अपनी फीलिंग्स को निर्जीव चीजों पर प्रोजेक्ट कर देता है। एकदम सही। और शायद यही कारण है कि पियाजे ने इस अवस्था का एक और मुख्य गुण अहम केंद्रितवाद या ईगोसेंट्रिज्म बताया है। तो क्या इसका मतलब है कि बच्चा स्वार्थी होता है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा स्वार्थी है, बल्कि ये कि वो किसी और के नजरिए को प्रोसेस ही नहीं कर सकता। ओहो, मतलब अगर उसे वेनिला आइसक्रीम पसंद है तो पूरी दुनिया को वेनिला आइसक्रीम पसंद होनी चाहिए। हाँ, अगर वो अपनी आंखें बंद कर ले तो उसे लगता है कि अब उसे कोई नहीं देख सकता क्योंकि वो खुद को नहीं देख पा रहा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। उसका दिमाग सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव यानी खुद के पर्सपेक्टिव को हैंडल कर सकता है। और ये जो एक ही चीज पर अटक जाने की प्रवृत्ति है, ये हमें इस अवस्था की सबसे बड़ी कमी की ओर ले जाती है, जिसे केंद्रीकरण और संरक्षण का अभाव कहते हैं। बिल्कुल।
सेंट्रेशन और लैक ऑफ कंजर्वेशन। ये पियाजे का वो मशहूर पानी के गिलास वाला प्रयोग है ना? हाँ, वही वाला। मतलब अगर हम 5 साल के बच्चे के सामने 2 बिल्कुल एक जैसे गिलास रखें और दोनों में बराबर पानी डालें तो वो मानेगा कि पानी बराबर है। ठीक। लेकिन फिर हम एक ग्लास का पानी एक बहुत ही लंबे और पतले ग्लास में पलट दें। अब अगर पूछे कि किसमें ज्यादा पानी है तो बच्चा हमेशा उस लंबे ग्लास की तरफ इशारा करता है। हमेशा। ऐसा क्यों होता है? क्या आंखों में कोई धोखा होता है? ये आंखों का नहीं, वर्किंग मेमोरी का खेल है। उस उम्र में बच्चे के दिमाग की प्रोसेसिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो एक ही समय में 2 अलग-अलग डेटा पॉइंट्स को एक साथ प्रोसेस कर सके। मतलब ग्लास की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों को एक साथ। उसका दिमाग सिर्फ सबसे स्पष्ट फीचर जो कि ऊंचाई है उस पर अटक जाता है। वो ये नहीं समझ पाता कि चौड़ाई कम होने से ऊंचाई बड़ी है। ओहो, अब समझे। इसी तरह वो 2000 रुपए के एक नोट के बजाय 10-10 रुपए के 10 सिक्कों को चुनेगा, क्योंकि सिक्के ज्यादा जगह घेरते हैं, आंखों को ज्यादा दिखते हैं। वो अभी तक वैल्यू को संरक्षित करना नहीं सीखा है। बिल्कुल। तो फिर 7 साल की उम्र के बाद अचानक ऐसा क्या होता है कि बच्चा इन चीजों को समझने लगता है? क्या वर्किंग मेमोरी का दायरा बढ़ जाता है? हाँ, एकदम। दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक और मल्टीटास्किंग को संभालता है वो और अधिक मैच्योर हो जाता है। और यही हमें पियाजे की तीसरी अवस्था में ले जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। यहाँ आकर असली तर्क का जन्म होता है। केंद्रीकरण खत्म हो जाता है और बच्चा ये समझ जाता है कि लंबे गिलास में पानी जादू से नहीं बढ़ता और सिक्कों का आकार उनकी वैल्यू तय नहीं करता। लेकिन यहाँ ये मूर्त शब्द बहुत अहम है। कॉन्क्रीट। हाँ। तर्क तो आ गया है, लेकिन बच्चा अभी भी सिर्फ उन्हीं चीजों पर तर्क कर सकता है जिन्हें वो अपनी आंखों से देख सकता है, हाथों से छू सकता है। ये इस अवस्था की सबसे बड़ी सीमा है। श्याम स्टडी के नोट्स यहाँ आगमनात्मक तर्कणा या इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग। इस उम्र में बच्चा बॉटम अप तरीके से सोचना शुरू करता है। वो कई छोटे छोटे उदाहरणों को जोड़कर एक बड़ा नियम बनाता है। मतलब अगर हम किसी बच्चे को सीधे प्रकाश संश्लेषण की जटिल परिभाषा रटाने की कोशिश करेंगे तो वो सच में संघर्ष करेगा। बिल्कुल करेगा। लेकिन अगर हम उसे पहले एक असली पौधा दिखाएं, उसकी पत्तियों को छुआएं, उसे बताएं कि पौधा धूप से कैसे खाना बनाता है, और फिर उस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण का नाम दें, तो वो आसानी से समझ जाएगा। उदाहरण पहले, नियम बाद में। यही मूर्त तर्क है। लेकिन मानव मस्तिष्क यही नहीं रुकता। इसके बाद आती है मानव संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 वर्ष और उसके बाद की उम्र है। यहाँ दिमाग भौतिक और मूर्त चीजों की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर जाता है। तो इस अवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यानी अब सोचने के लिए सामने पौधा या ग्लास होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। किशोर अब न्याय, स्वतंत्रता, नैतिकता और प्यार जैसे कॉन्सेप्ट्स पर बहस कर सकते हैं जिनका कोई भौतिक आकार नहीं होता। हाँ, और इसी के साथ निगमनात्मक तर्कणा या डिडक्टिव रीजनिंग विकसित होती है। ये टॉप डाउन अप्रोच है। सही कहा। अब आप बच्चे को एक सामान्य नियम या फॉर्मूला दे सकते हैं और वो बिना किसी ठोस उदाहरण के उस नियम के आधार पर तर्क करके नए निष्कर्ष निकाल सकता है। जैसे गणित का अलजेब्रा। बेहतरीन उदाहरण है। a+b² इसका असल जिंदगी में कोई भौतिक रूप नहीं होता। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक मानसिक और अमूर्त नियम है। लेकिन इस उम्र का दिमाग उन काल्पनिक समीकरणों को हल कर सकता है। वो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा वाले परिदृश्यों पर सोच सकते हैं। हाइपोथेटिकल रीजनिंग। ये पूरा 4 कदम का मॉडल सुनकर बहुत ही व्यवस्थित लगता है, एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ना। लेकिन क्या असल जिंदगी में मानव विकास इतना ही सख्त और परफेक्ट होता है? भाई, यहीं पर तो विज्ञान में बहस शुरू होती है। मतलब अगर हम किसी 6 साल के बच्चे को बहुत ही रचनात्मक तरीके से खेल खेल में पानी के ग्लास वाला प्रयोग समझाएं, तो क्या वो 7 साल का होने से पहले ही संरक्षण का नियम नहीं समझ सकता? बिल्कुल समझ सकता है। क्या हर बच्चे को उम्र के सख्त खांचों में डालना थोड़ा अजीब नहीं है? और इसीलिए श्याम स्टडी के स्रोतों ने बड़ी ईमानदारी से पियाजे के सिद्धांत की आलोचनाओं को भी शामिल किया है। अच्छा, तो आलोचकों ने क्या कहा? आलोचकों का सबसे पहला निशाना यही उम्र के सख्त खांचे थे। पियाजे का मानना था कि ये चरण अपरिवर्तनशील हैं। मतलब कोई भी बच्चा किसी चरण को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता और एक निश्चित उम्र से पहले जटिल चीजें नहीं सीख सकता। लेकिन बाद के मनोवैज्ञानिकों ने साबित किया कि अगर किसी बच्चे को एक समृद्ध वातावरण, सही ट्रेनिंग और मार्गदर्शन दिया जाए तो वो अपनी उम्र से कहीं आगे की चीजें भी जल्दी सीख सकता है। मतलब
पर्यावरण और अनुभव उस जैविक घड़ी की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी आलोचना जो इस स्रोत में है वो बहुत ही बुनियादी वैचारिक मतभेद पर आधारित है। वो क्या है? पियाजे का बहुत ही दृढ़ विश्वास था कि पहले जैविक विकास होता है, डेवलपमेंट। ओके। यानी जब तक दिमाग एक खास उम्र तक न्यूरोलॉजिकली परिपक्व नहीं होगा तब तक आप उसे कुछ खास चीजें नहीं सिखा सकते। पियाजे के लिए डेवलपमेंट पहले आता है, लर्निंग उसके बाद। लेकिन मुझे याद है सोवियत मनोवैज्ञानिक लिव वाइगोत्स्की ने इस विचार की काफी आलोचना की थी। हाँ, उन्होंने इसे पूरी तरह पलट दिया। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये प्रक्रिया उल्टी दिशा में काम करती है? काफी हद तक। वाइगोत्स्की का तर्क था कि पहले अधिगम या लर्निंग होती है। अच्छा। बच्चा अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने से ज्यादा ज्ञानी लोगों जैसे माता पिता या शिक्षक उनके साथ बातचीत करके चीजें सीखता है। और ये सामाजिक सीखना ही उसके संज्ञानात्मक विकास को आगे धकेलता है और उसे दिशा देता है। तो पियाजे के लिए उम्र और जीव विज्ञान ड्राइविंग सीट पर थे, जबकि वाइगोत्स्की के लिए समाज, भाषा और सांस्कृतिक संपर्क मुख्य चालक थे। एकदम सही। ये देखना सच में दिलचस्प है कि एक ही मानव मस्तिष्क को समझने के कितने अलग-अलग और मजबूत नजरिए हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो भाई, अगर हम श्याम स्टडी द्वारा प्रस्तुत इस पूरे विस्तृत स्रोत और आज की इस चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि एक शिशु जो शुरुआत में ये भी नहीं जानता कि उसकी आंखों से दूर गई चीज का अस्तित्व है या नहीं, वो कैसे एक लंबी यात्रा तय करता है। हाँ, वो स्कीमा बनाता है, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संघर्ष करते हुए अपनी समझ को लगातार अपडेट करता है। वो फर्श को जीवंत मानने से लेकर अमूर्त गणितीय समीकरणों और न्याय जैसे विचारों को सुलझाने तक का सफर तय करता है। ये सच में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास से कहीं ज्यादा जटिल और जादुई है। और मैं कहूंगा कि इस यात्रा को समझने की अहमियत बहुत गहरी है। वो कैसे? जब हम इन अवस्थाओं के पीछे के न्यूरोलॉजिकल और संज्ञानात्मक कारणों को समझ लेते हैं तो हम बच्चों के व्यवहार को जज करने के बजाय उसे समझ पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमें पता होता है कि 4 साल का बच्चा जानबूझकर जिद्दी नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी वर्किंग मेमोरी और थ्योरी ऑफ माइंड अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची है। ये ज्ञान हमें उनके साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करता है। बिल्कुल। ये मनोविज्ञान हमें सहानुभूति सिखाता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। बताइए। पियाजे का सिद्धांत 15 वर्ष की आयु में यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अमूर्त चिंतन पर जाकर रुक जाता है। इसे संज्ञानात्मक विकास का शिखर मान लिया जाता है। लेकिन अगर हम आज के इस दौर की बात करें जहां हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एल्गोरिदम हमें घेर कर बैठे हैं और हर दिन सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की जानकारियों और फेक न्यूज़ का सैलाब आता है। हाँ, वो तो है। तो वयस्कों के रूप में हमारे उन स्कीमा का क्या होता है? क्या बड़े होने के बाद हम आत्मसातकरण की सुविधा और आराम के इतने आदी हो जाते हैं कि हम हर नई जानकारी को बस अपने पुराने संकीर्ण फोल्डरों में ही ठूसते रहते हैं? ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। क्या नई, असहज करने वाली या हमारी मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत जानकारी के सामने अपने विचारों को पूरी तरह से बदलना यानी समायोजन करना हम वयस्कों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है? सोचने वाली बात है। भाई, हम किसी हड्डी का एक्सरे तो निकाल सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की कठोर हो चुकी मान्यताओं को देखना इतना आसान नहीं होता। हमारे अपने दिमाग के स्कीमा आखिरी बार कब अपडेट हुए थे, ये एक